हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल एट इंग्लिश स्कूल क्लासेस। यहाँ पर हम कर रहे हैं एम एच अब्राम्स के लिटरेरी टर्म्स और स्पेशल सेगमेंट चल रहा है सी यू टी 2023। सी यू टी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो 2023 जून में प्रपोज्ड है, इसको टारगेट रखकर हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें जो वाइड रेंज सिलेबस है वो कवर करता है लिटरेरी टर्म्स, जो हम कवर कर रहे हैं एम एच अब्राम्स लिटरेरी टर्म्स की बुक्स ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स से। ठीक है, प्रीवियस सेशन में हमने जाना था एलिगोरी के बारे में, जो एक डिवाइस है जो ऑथर यूज करता है एक सेकेंडरी मीनिंग प्रेजेंट करने के लिए। उससे रिलेटेड हमारा जो कंसेप्ट है वो थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू को डील करना है। तो एलिगोरी के साथ साथ जरूर जानना चाहिए व्हाट इज एन ड्रीम एलिगोरी। ओके, आइए जानते हैं। एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। अ मोड ऑफ नरेटिव वाइडली एम्प्लॉयड बाय मेडिएवल पोएट्स। एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि एक ऐसी डिवाइस जो मेडिएवल पोएट्स ने सबसे ज्यादा यूज की, तो क्या था, नरेटर फॉल्स asleep, सो जाता है और ड्रीम्स को कोई सपना देखता है, द इवेंट्स ही गोज ऑन अ रिलेट, उन घटनाओं का वो सपना देखता है जिसको वो रिलेट करने जा रहा है। ओफन ही इज लेड बाय ए गाइड, और अक्सर क्या होता है कि उस सपने में उसको लीड किया जाता है किसी गाइड के द्वारा, और वो गाइड कोई ह्यूमन भी हो सकता है या एनिमल भी हो सकता है। तो इस डिवाइस को क्या बोला जाता है, इस जोनर को क्या बोला जाता है? एलिगरी, ड्रीम विजन, अपोलोग और ड्रीम। ठीक है, आपको आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ड्रीम विजन ही इसका सिनोनिम्स है ड्रीम एलिगोरी। ठीक है, जो नरेटर होता है वो कहीं सो जाता है और उसको फिर जो विजन्स आते हैं वो ही फिर अपनी उस एलिगोरी में रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ड्रीम एलिगोरी। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। तो दोनों ही सिनोनिम्स है। एलिगोरी तो एक डिवाइस के रूप में हमने जाना है जिसको ऑथर यूज करता है एक पैरेलल मीनिंग रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबोलिज्म के रूप में। एपोलॉग क्या होता है? एपोलॉग इज अनदर नेम ऑफ फेबल। फेबल कहें या बीस्ट फेबल, ईस्ट फेबल, ये अदर नेम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इसको ऑप्शंस में रखा गया है। और ड्रीम एलिगोरी का ही दूसरा नाम होता है ड्रीम। तो आइए एम एच अब्राम्स से टेक्स्ट को देख लेते हैं, व्हाट इज एन ड्रीम एलिगोरी। इन 14th सेंचुरी इंग्लैंड, इट इज अ नरेटिव मोड। सबसे पहली बात क्या निकल के आई, ये एक नरेटिव मोड है कि प्रोज या वर्स के नरेशन को एक्सप्रेस करने का एक मोड है ऑफ द फाइन एलजी पर्ल। पर्ल जो पोएट थे, लैंगलैंड्स का जो पायर्स फ्लोमैन वर्क है, और चौसर का द बुक ऑफ द डचेस एंड द हाउस ऑफ फेम है, वो ड्रीम एलिगोरी का ही मेडाइवल एज में इस टेक्निक को यूज किया गया है, इस मोड को यूज किया गया है। और चौसर देखिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मेचोग्राम में मेंशन किए गए हैं। अक्सर एग्जामिनर इन्हीं ऑप्शंस को, इन्हीं एग्जाम्पल्स को रखकर आपसे कोई क्वेश्चन बना देगा। तो विलियम लैंगलैंड एंड चौसर तो कंटेम्पररी है, इनकी जो वर्क है पायर्स फ्लोमैन और साथ साथ बुक ऑफ डचेस एंड द हाउस ऑफ फेम है, ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स है ड्रीम एलिगोरी के। मिडिल एज के बाद द वेग ऑफ ड्रीम एलिगोरी डेमिनिस्ड। जो वेग था, इसकी जो पॉपुलैरिटी वो धीरे धीरे डेमिनिस्ड हो गई, कम हो गई ड्रीम एलिगोरी की। बट इट नेवर डाइड, ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। एज बेनियांस प्रोज नरेटिव, जो पिलग्रिम्स प्रोज है, जो एलिगोरिकल वर्क है, इसको ड्रीम एलिगोरी की कैटेगरी में भी रखा जाता है। देखिए इसका ईयर याद रखना बिल्कुल आसान है। जो अब पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, इसका जॉन बेनियान का, वो पब्लिश हुआ था 678 1678 में। और साथ साथ की का एक वर्क है जो नरेटिव है, द फॉल ऑफ हाइपर, ये भी एक ड्रीम है। ठीक है, 1890 में आया था, इसका ईयर भी याद रखना आसान है। बियर विटनेस, ये सभी के इसके एग्जाम्पल है। तो इसका वेग था, जिसकी पॉपुलैरिटी थी, जिसका यूज था, वो मॉडर्न अर्ली मॉडर्न पीरियड में धीरे धीरे कम होता चला गया। तो मेनली ये किस एज के पोएट्स की डिवाइस रही है, मोड रहा है नरेशन का? मेडाइवल पीरियड 13 और 14 सेंचुरी में। लुइस कैरोल्स का जो वर्क है, एलिस एडवेंचर इन अ वंडरलैंड, एक फाइन एग्जाम्पल है 19th सेंचुरी का। इज इन फॉर्म ऑफ अ ड्रीम विजन के फॉर्म में है। एलिस का जो वंडरलैंड है, इस पर काफी टीवी प्रोग्राम्स भी आ चुके हैं। जेम्स जोइस अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जेम्स जोइस का है फेनिगेंस वेक, जो 1939 में था, 20th सेंचुरी, काफी ग्रेट एग्जांपल है। कंसिस्ट ऑफ एन इमेंस कॉस्मिक, इसमें कॉस्मिक ड्रीम को रिप्रेजेंट किया गया, ऑफ पार्ट ऑफ एन एचिपेटल ड्रीमर के आर्केटाइपल ड्रीमर के रूप में इसको कॉस्मिक इफेक्ट को डाला गया है। जेम्स जोइस का जो वर्क है फेनिगेंस वेक। तो इन एग्जांपल्स पर अक्सर क्वेश्चन आते हुए देखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेट इन्फ्लुएंशियल एग्जाम्पल ऑफ ड्रीम एलिगोरी ऑफ द 13th। एग्जाम्पल पूछा है जो जिसने बाकी ड्रीम एलिगोरी को इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंशियल एग्जाम्पल कौन सा है? द फॉल ऑफ हाइपरियन तो 19th सेंचुरी का है, जॉन कीट्स का। यहाँ पर पूछा गया है 13th सेंचुरी का। द डिवाइन कॉमेडी डांटे की 13th सेंचुरी की ही है, इटली। कैंटरबरी टेल 14th सेंचुरी, चौसर का है। एंड रोमंडिला रोज एक फ्रेंच वर्क है। ठीक है, तो अपनी थीम में क्या है, अपने स्ट्रक्चर में क्या है? रोमांस है, एक रोमांस है। और इसी ने इंग्लिश में रोमांस वर्क को इंस्पायर किया था। इंग्लिश में जो रोमांस लिखे गए वो इसी को कॉपी कर कर लिखे गए। तो इन्फ्लुएंशियल एग्जांपल ऑफ ड्रीम एलिगोरी पूछा गया है, तो इसका आंसर भी हमारा डी ही ऑप्शन है, रोमंडिला रोज। एक एग्जांपल है, इसी ने रोमांस वर्क को इंस्पायर किया इंग्लिश लिटरेचर में, साथ साथ इसी ने ही इंस्पायर किया है ड्रीम एलिगोरी को के वर्क मोड को रिप्रेजेंट किया है इंग्लिश लिटरेचर में। तो इसका यही आंसर है डी, रोमंडाली रोज। जानेंगे एलिटरेटिव मीटर क्या होता है। तो मेडाइवल पीरियड में जितने भी ड्रीम एलिगोरी या पोएटिक वर्क लिखे जाते थे उसमें एलिटरेटिव मीटर यूज किया जाता था। तो व्हाट इज एन एलिटरेटिव मीटर, इसको बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। पहले एक एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। एलिटरेटिव मीटर और एलिटरेटिव वर्स वाज वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इन। सबसे पहले जान लीजिए इंग्लिश लिटरेचर के किस पीरियड में इस मीटर का यूज किया गया। हमने देखा है कि अर्ली मॉडर्न पीरियड में जब 16th सेंचुरी में ब्लैंक वर्स को इन्वेंट किया गया था। और ब्लैंक वर्स से पहले जो लिखे जाते थे वो हीरोइक कपलेट लिखे जाते थे। अब उससे पहले क्या लिखा जाता देखिए। तो ब्लैंक वर्स के बाद फिर मोस्ट समय तक यही चलता रहा। उसके बाद फ्री वर्स भी आया 19th सेंचुरी में, लेकिन फॉर्मल वर्स भी साथ साथ चलते। यहाँ पर पूछा है एलिटरेटिव मीटर इंग्लिश लिटरेचर के किस पीरियड में सबसे ज्यादा यूज किया गया है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड, इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, एंग्लो सैक्सन। मिडिल इंग्लिश पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से जानते हैं। अर्ली मॉडर्न पीरियड तो 15th और 16th सेंचुरी का पीरियड है। एंड मॉडर्न पीरियड तो जाकर फिर न्यू क्लासिकल एज के बाद 19th सेंचुरी से स्टार्ट हो जाता है मॉडर्न पीरियड। तो किस इसमें यूज किए गए, अगर हम बात करें अर्ली मॉडर्न पीरियड में, तो यहाँ पर ब्लैंक वर्स इन्वेंट हो चुका था। ब्लैंक वर्स को डोमिनेंट वे में यूज किया गया। मॉडर्न पीरियड में ब्लैंक वर्स के साथ साथ फ्री वर्स इन्वेंट हो जाने से इसका यूज किया गया। तो हमने जानेंगे, अगर बियोवुल्फ की बात करें वो अलिटरेटिव मीटर में लिखा गया है। और मिडिल इंग्लिश पीरियड में जितनी भी ड्रीम एलिगोरीज है वो सभी अलिटरेटिव लिखी गई है। ठीक है, तो ए एंड बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मेडाइवल पीरियड के साथ साथ ओल्ड इंग्लिश पीरियड में भी अलिटरेटिव वर्ड्स का यूज किया गया है। ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। इन अलिटरेटिव वर्ड्स द लाइन्स वर, अलिटरेटिव जो वर्स होता है, मीटर होता है, इसमें लाइन्स क्या होती है? राइम्ड होती है, अनराइम्ड होती है, इरेगुलर होती है, ऑल होती है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ब्लैंक वर्स में हम देखते हैं, ब्लैंक वर्स में लाइन कैसी होती है, जल्दी से बताइए। अनराइम्ड। अलिटरेटिव वर्स में भी जो लाइन होती है वो अनराइम्ड होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ब्लैंक वर्स की लाइन राइम्ड हो जाएगी तो आयम्बिक पेंटामीटर उसको बोलते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर। मीटर एंड प्रोसोडी पर, फुट एंड मीटर पूरी प्रोसोडी पर वीडियो है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल सीयूटी को टारगेट रखकर इन सभी चीजों को यूज किया जा रहा है। तो एलिटरेटिव वर्स में क्या होती है? लाइन अनराइम्ड होती है, इरेगुलर या राइम्ड नहीं होती। बोल द वो भी गलत हो जाएगा। तो बी इज करेक्ट आंसर। आई होप यू अपडेटेड इट। कंसेप्ट है यहाँ पर, इन ओल्ड इंग्लिश एलिटरेटिव मीटर, एम एच अब्राहम से टेक्स्ट है एलिटरेटिव वर्स पर, तो लाइन टू लाइन समझते हैं। ठीक है? इन ओल्ड इंग्लिश alliterative meter, alliteration is the principal organizing device of verse। वर्स की जो लाइन की जो प्रिंसिपल
ऑर्गेनाइजिंग डिवाइस थी वो अलिटरेटिव मीटर है। द वर्स इज अनराइम्ड, इन सभी पॉइंट को हम ब्रेक कर कर अपने नोट्स बना सकते हैं वन लाइनर में। ईच लाइन इज डिवाइडेड इनटू, दूसरा पॉइंट क्या है, ये मेन डिवाइस थी मेडाइवल पीरियड में। जो लाइन होती है दो हाफ में डिवाइड होती है और हर एक हाफ में दो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस सिलेबस होंगे, टू स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस सिलेबल होंगे, डिसिसिवली एक पोज। फोर्थ पॉइंट आप बना सकते हैं कि ये दोनों जो हाफ है ये एक पोज के साथ डिवाइड होता है, जिस पोज को क्या बोलते हैं, सिसेरा। सिसेरा बोला जाता है इस पोज को। तो चार पॉइंट निकल कर आए, ये अनराइम्ड होती है, हर एक लाइन एलिटरेटिव वर्स में, एलिटरेटिव जो लाइन होती है वो दो हाफ में डिवाइड होती है और कम से कम हर एक हाफ में दो स्ट्रॉन्ग सिलेबल जरूर होंगे, ठीक है। और साथ में वो जो दोनों हाफ है वो एक सिसोरा या जिसको हम पोज कहते हैं उसी से वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। एंड एटलीस्ट वन एंड यूजुअली बोथ ऑफ द टू स्ट्रेस सिलेबल्स इन द फर्स्ट हाफ लाइन एलिटरेट, वो एक दूसरे के साथ एलिटरेट करते हैं, मीन्स हैविंग अ सिमिलर साउंड, हैविंग सिमिलर साउंड। एलिटरेट का मतलब ही होता है ध्वनि से मैच करना, ठीक है। कम से कम दो जो स्ट्रेस है वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, एलिटरेट करते हैं, ठीक है। विद द फर्स्ट स्ट्रेस सिलेबल ऑफ द सेकंड, पहला स्ट्रेस सिलेबल दूसरे स्ट्रेस सिलेबल से वो मैच करेगा, ओपनिंग लाइन जब साउंड आइडेंटिकल होती है उसी को एलिटरेट करना बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ वर्सिफिकेशन अ वोवल वाज कंसिडर्ड टू एलिटरेट विद एनी अदर वर्ड। एक मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अलिटरेटिव वर्ड्स में केवल कंसोनेंट साउंड रिपीट होती है बिगिनिंग में, ठीक है। पीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया था अलोन अलोन एंड ऑल अलोन, ठीक है, अलोन अलोन एंड ऑल अलोन, ठीक है। और ये एक किसका एग्जांपल था, ये अलिटरेटिव अलिटरेशन का एग्जांपल था। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कंसोनेंट रिपीट होता है, रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग मींस अलिटरेट होना, लेकिन वो वोवल साउंड भी हो सकती है, वो किसी दूसरी वोवल साउंड से अलिटरेट हो सकती है। यही अलिटरेटिव मीटर की खासियत है। जो दो स्ट्रेस अवेलेबल है एक हाफ के अंदर, ठीक है, लाइन को डिवाइड किया गया है दो हाफ में और हर एक हाफ में दो स्ट्रेस अवेलेबल होंगे और दूसरे हाफ में भी कम से कम एक तो जरूर होगा, ठीक है। तो इन्हीं को बोले, ये जो दो हाफ है इनकी जो साउंड है एलिटरेट करते हैं, वो ए साउंड हो बी साउंड हो कोई भी साउंड होगी तो वो दूसरे से मैच करेगी तो वहां पर भी वही साउंड होगी, ठीक है। तो वॉवल साउंड किसी दूसरी वावल से मैच हो सकती है, कंसोनेंट साउंड दूसरी साउंड से मैच हो सकती है, फुल फैंटम फाइव दाई फादर लाइज जो एलिटरेशन में होता है ऐसे ही वो उसको मैच करती है, यही इसका खास पॉइंट है। अ नंबर ऑफ मिडिल इंग्लिश पोएम्स सच एज विलियम लैंगलैंड का पायर्स फ्लोमैन है, रोमांस है सर गेवेन एंड द ग्रीन नाइट जो रोमांस कैटेगरी का एक वर्क है, बोथ रिटन इन 14th सेंचुरी में लिखे गए हैं, कंटिन्यू टू यूज प्ले वेरिएशन अपॉन द एलिटरेटिव मीटर पर ही ये यूज किए गए हैं। एलिट्रेशन एलिटरेटिव वर्ड्स का मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं, सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट जो एक रोमांस है, विलियम लैंगलैंड फायर्स एंड फ्लोमैन है। The strong stress meter in opening line of Piers Plowman, फॉर एग्जाम्पल ऑल फोर स्ट्रेस सिलेबस एलिटरेट करते हैं, ये लाइन यूज की गई पायर्स प्लोमैन से, ठीक है। ये एलिटरेटिव लाइन है, दो हाफ में डिवाइड है, ठीक है। फर्स्ट हाफ इसमें देखेंगे ये एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल है, ठीक है। सेकंड हाफ में देखेंगे कि यहाँ पर एक और दो दोनों स्ट्रॉन्ग सिलेबल है और यहाँ पर एस साउंड कर दिए, इन आ समर सीजन। देखिए मेडाइवल टाइम में इंग्लिश का यही फॉर्मेट था, वो धीरे धीरे डेवलप हुई है, तो उसको प्रेजेंट से प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग से कंपेरिजन मत कीजिए बट साउंड पे फोकस कीजिए, अलिटरेटिव मीटर। इन अ समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वाज द सन, ठीक है, सन को ऐसे लिखा जाता था, एस ओ एन ई, ठीक है, या एलिटरेट करने के लिए ऐसा लिखा गया होगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिटरेटिव मीटर, ये अनराइम्ड है, ठीक है। ये अनराइम्ड होती है, अगर नेक्स्ट लाइन आएगी वो दूसरी से राइम नहीं करेगी, तो हाफ में डिवाइड है, इसमें एक पोज से इसको डिवाइड किया गया, सिसोरा बोलते हैं। और हर एक हाफ में दो स्ट्रेस स्ट्रॉन्ग सिलेबल होंगे और वो आपस में एक दूसरे को एलिटरेट करते हैं, इसी से फिगर ऑफ स्पीच बनती है एलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ एनी स्पीच साउंड स्पेशली इन द बिगिनिंग।
नेक्स्ट पॉइंट, इन लेटर इंग्लिश वर्सिफिकेशन, बाद में अगर इंग्लिश वर्सिफिकेशन की बात करें अर्ली मॉडर्न उसके बाद, एलिट्रेशन इज यूज्ड, इसी से डेवलप होने वाली डिवाइस बन गई एलिट्रेशन, ओनली फॉर स्पेशल स्टाइलिक इफेक्ट के लिए उसको यूज किया गया, सच एज टू reinforce the meaning, to link related word, or to provide tone, color and enhance the palpability, or enunciating the word। केवल स्पेशल इफेक्ट जनरेट करने के लिए ही एलिट्रेशन को यूज किया गया। बाद में उनके पास और वर्क फॉर्म आ गई थी, जैसे ब्लैंक वर्स, फॉर्मर वर्स, फ्री वर्स, ठीक है, आइम्बिक, पेंटामीटर, लाइन। तो उनके पास फिर मीटर बढ़ते चले गए, केवल एलिट्रेशन का यूज स्पेशल इफेक्ट के लिए ही यूज किया गया बाद में इंग्लिश। आई होप क्लियर है एलिट्रेटिव मीटर। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन इन, काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया आपके लिए। पायर्स फ्लोमैन, सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट, ट्यूबरी टेल्स एंड बेओवुल्फ। क्या आंसर हो सकता है? अभी अभी पढ़ा, पायर्स फ्लोमैन 14 सेंचुरी से बिलोंग करता है, ये भी 14 सेंचुरी से बिलोंग करता है, दोनों ही लिटरेटिव मीटर में लिखे गए हैं। बेओवुल्फ ओल्ड इंग्लिश से बिलोंग करता है, ये भी लिटरेटिव मीटर में लिखा गया है। लेकिन जो कैंटरबरी टेल है ये तो हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। तो फिलहाल इस इसमें लिखा गया है, ये क्वेश्चन है कि लिटरेटिव मीटर में नहीं लिखा गया है, तो सी सर। तो पर्पस है कि आप इन सभी एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, दोज वर रिटन इन एलिटरेटिव लाइन। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड का एग्जांपल भी आ गया, मिडिल इंग्लिश पीरियड का भी एग्जांपल आ गया, तो हमें क्लियर हो गया कि एलिटरेटिव वर्ड्स मिडिल इंग्लिश पीरियड तक काफी पॉपुलर रहे थे। बाद में वो एलिटरेटिव वर्ड्स इतने पॉपुलर नहीं रहे, लेकिन वो पूरी तरह से फिनिश भी नहीं हुए। ऊपर जो पूरी डेफिनेशन हमें चबराम से पढ़ी है, इसमें सभी एग्जाम्पल्स को नोट करना जरूरी होगा। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द एलिटरेटिव मीटर, के बारे में क्या सही नहीं, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेशन में यहाँ पर क्लास में इस तरह के क्वेश्चन से हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। तो द लाइन्स वर मेड अप ऑफ टू शॉर्ट हाफ्स, बिल्कुल सही है। द हाफ्स वर सेपरेटेड बाय अ पोज, जिसको भी बोलते हैं। नो राइम्ड वाज यूज, इसमें कोई राइम्ड यूज नहीं की जाती, अनराइम्ड होते हैं। टू एक्सेंटेड सिलेबल वर्ड यूज्ड इन ईच लाइन, सभी पॉइंट सही नजर आ रहे हैं। तो नो राइम्ड वाज यूज, ये क्वेश्चन को आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए इसी तरह से बनाया है, ताकि आप अपडेट कर सके एग्जामिनर में। यहाँ पे होगा कि राइम्ड वाज यूज्ड ऐसे आ जाएगा, जबकि ये अनराइम्ड होता है, तो उस केसेस में ये यहाँ पर सही हो जाएगा। राइम्ड वाज यूज, राइम यूज की जाती है नहीं, इसमें ये तो अनराइम्ड होता है। तो अगर इस नो को हटा दे तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिलहाल आपकी इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सके, सारे पॉइंट्स को पॉइंट टू पॉइंट समझ सके। तो दो हाफ में डिवाइड होता है, सिसोरा से दोनों अलग होते हैं, और स्ट्रॉन्ग सेलेबल का यूज किया जाता है हर एक हाफ में, और ये अनराइम्ड होता है। क्लियर है? आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। तो हमने जाना ड्रीम विजन, उसके पर्टिकुलर एग्जांपल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रीम विजन क्या होता है, और एलिगोरी और ड्रीम एलिगोरी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसमें ऑथर सो जाता है और उसको फिर जो विजन्स आते हैं उसी को वो रिलेट करता है अपने अंदर, जैसे हाइपरियन है कीट्स का, ठीक है। ठीक ऐसे ही जॉन बेनियन का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस भी एलिगोरी के साथ साथ वो एक ड्रीम एलिगोरी का भी एक ग्रेट एग्जाम्पल है, जो प्रोज में लिखा गया है। एलिटरेटिव वर्ड्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ब्लैंक वर्ड्स तो उन्होंने इतना समझ लिया, लेकिन एलिटरेटिव मीटर और उसके फीचर्स को आप यहाँ पर आई होप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। और इंग्लिश स्कूल के आप डाउनलोड कर लीजिए फॉर फ्री स्टडी मटेरियल, या फिर आपको कोई प्रैक्टिस कोर्स या टेस्ट सीरीज जाननी है एक नॉमिनल कॉस्ट पर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है सीयूटी के 2023 के लिए ये क्लासेस आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगी। एंजॉय, मेक द मोस्ट ऑफ इट। थैंक यू।